नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की ऑल 133 बारे में पूछे गए मैथ सवाल के हल सीरीज कर रहे थे, उसमें सब तक आपकी 28 और 29 दिसंबर में पूछे गए टोटल 4 शिफ्ट के मैथ्स के सवाल कवर किए थे। और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 5 रहेगा, जिसमें अपन 30 दिसंबर 2020 के प्रथम बारे में पूछे गए सारे 30 मैथ्स का सवाल का मैंने एग्जैक्ट और ट्रिकी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एग्जाम में क्या होता है, आपको सवाल आ रहा होता है लेकिन बहुत से सवाल में टाइम ज्यादा ले लिया जाता है, क्योंकि सवाल इस प्रकार दो मेथड से आप कर सकते हो, जिसमें आप सेकेंड मेथड अपनाते हो क्योंकि उसी से आपको लगता है कि ये हो जाएगा सवाल, लेकिन हो तो जाता है, समय ज्यादा लग जाता है। तो कुछ ऐसे सवाल भी इस वीडियो में इंक्लूड रहेंगे ताकि आपको एग्जाम में कम समय में आप ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाओ। अब देखिए, यदि आपको कम समय में ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करना, इसके लिए एक ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे यानी मॉक टेस्ट लगाएंगे, उस केस में ये आप क्षमता हासिल कर सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, क्योंकि यहां पर एक तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड है सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास में लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड यानी आपको जो एग्जाम में डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से आप टेक्स्ट बुक में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है जहां पर भी मॉक टेस्ट या फिर आप वेबसाइट, लैपटॉप वगैरह सभी अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। और टीटीजी के कूपन कोड से यहां से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आपको मिलने वाले, तो यहां से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है किसी भी एग्जाम की आप चाहे तैयारी करते हो। तो यहां पर देखने वाले हैं आज अपन 30 दिसंबर प्रथम पारी में पूछे गए सारे 30 मैथ्स के सवाल। तो कंटिन्यू करते हैं मैथ्स के सवाल के साथ। तो पहला सवाल देखिएगा, यहाँ पर सवाल है, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया। तीसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया, तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा है। तो इस प्रकार के सवाल यदि आप x मान के करते हो तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। तो आपको सबसे पहले x मानना होगा, फिर x का 1/3 हिस्सा हार गया तो शेष कितना बचा उसको x में से माइनस भी करना होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, धनराशि कितनी माननी है, एक धनराशि मान लेनी है कि मान लेते हैं कि एक धनराशि है, एग्जैक्ट मान लेती है, वेरिएबल में वो नहीं रहनी चाहिए, या फिर x आपको नहीं मानना। तो आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले दे रखा है 1/3 हिस्सा, उसके बाद 3/5 हिस्सा, उसके बाद दे रखा है 4/7 हिस्सा। तो यहां पर आपको क्या करना है कि 3 से भी कट जाए संख्या, 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, एक ऐसी संख्या आपको माननी है। उस केस में आप क्या करेंगे, जिस संख्या में 3 का भी भाग चला जाए, उस संख्या में 5 का भी और 7 का भी, यानी वो संख्या इन 3, 5 और 7 का एलसीएम होने वाला है। इनका एलसीएम यानी ये संख्या है, इसका गुणनखंड तो हो नहीं रहा, तो 7, 5, 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है 105। वो धनराशि आपने मान ली, ठीक है। अब 105 क्यों माना, क्योंकि वो 3, 5 और 7 से कट रही है। मान लेते हैं कि आपके पास धनराशि थी 105 रुपए। अब होता क्या, राजेश खेल के दौरान पहले दौर में धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। धनराशि थी 105, अब 105 का 1/3 हिस्सा यानी आपको भाग 3 करना है, तो ये हो जाएगा आपके 35 रुपए। अब 35 रुपए वो हारा है, तो शेष कितने रहे, 105 में से माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास 70 रुपए यहां पर शेष रहने वाले। अभी ये आपके पास इतने रुपए हैं, क्योंकि 35 रुपए तो आपके खर्च हो गया है, जो 1/3 वो हारा था 105 में से, अभी 70 रुपए आपके पास बच गए। खेल के दूसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि बात हो रही 70 रुपए की, इस धनराशि का 3/5 हिस्सा है वो हार गया। तो 70 का 3/5 कितना होता है, तो आप 3/5 करेंगे। अब 70 में आप 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 14 का आएगा। अब 14 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 42। तो आपके अब कितने खर्च हुए हैं, 3/5 यानी 42 रुपए, किसमें से, 70 में से। अब 70 को आप माइनस करेंगे 42 में से, तो आपके पास 28 रुपए हैं अभी और बच चुके हैं, शेष आपके पास अभी 28 रुपए हैं। थर्ड केस में वो 4/7 हिस्सा हार जाता है, यानी जो शेष धनराशि थी 28 रुपए, 28 का 4/7 करेंगे, यानी 28 में आप 7 का भाग देंगे तो आएगा 4, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 रुपए। अभी उसके पास धनराशि है वो कितनी रही होगी, जब 4/7 हिस्सा हारा है, जो 28 था, 28 का 4/7 यानी 16 हार चुका है, माइनस 28 कीजिएगा तो 28 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो यहां से आपको मिलने वाला 12 रुपए। अभी उसके पास शेष कितने, 12 रुपए। सवाल में क्या पूछा था, मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा है, तो आप कहेंगे 12 रुपए बचा है। मूल धनराशि थी कितनी, तो आप कहेंगे वो तो थी 105 रुपए। अब 105 और 12 का अनुपात निकालेंगे, यानी आपको भाग यहां पर देना है किसका, 3 का देना है, 5 और 6 3 का जा रहा है, तो 3 का भाग 4 बार चला जाएगा
और इसमें आप 3 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो 35 बार चला जाना है। 4/35 है अभी उसके पास हिस्सा है वो बच गया है। तो इस प्रकार आप मान के कर सकते थे। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड है। उसका रेशियो दे रखा है कि भाई जो तांबा है, कॉपर, जिंक और लेड, तो ये आपको कितना दे रखा है, कॉपर हो गया, फिर आपके यहाँ पर जिंक हो गया और लेड हो गया। इनका रेशियो दे रखा है 13, 6 और 1 का। नेक्स्ट क्या पूछा है, यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम है, यहां से आपको जिंक कितना लग रहा है, 6, तो जो 6 हिस्सा है सवाल में दे रखा वो 90 के इक्वल है। तो एक कितने का होगा, आप 90 में 6 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपके 15 के, ठीक है, 15 छक्के 90 है तो 15 के हो जाएगा। एक की वैल्यू 15 के इक्वल है। पूछा क्या, तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा। यदि इस पुर्जे में यानी पुर्जा है धात्विक पुर्जा, तो टोटल धात्विक पुर्जा में कितना है, 13 और 7 यानी 20 है। जब एक की वैल्यू 15 है, 20 की कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 300 किलोग्राम इस पुर्जे का भार होने वाला है। अगला सवाल देखिएगा, दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या का अंतर क्या होने वाला है। प्रथम 3 और अंतिम 3 वर्षों में जो कारों की सेलिंग हुई है उसके मध्य का अंतर निकालना इस ग्राफ की सहायता से। प्रथम 3 ये 2013 से 15, 2016 से 17। जैसे कि 2013 में कितनी कार बिकी है, तो आप कहेंगे ये वाला एग्जैक्ट डाटा है, 14 में ये वाला है, फिर आपकी 15 में, तो आप यहां से ऐड कर सकते हो, यानी 150 हो जाएगा। 150 और 100 यानी 250, 250 और 250 यानी 500 कार तो बिक चुकी है 2013 और 15 के मध्य। नेक्स्ट बात करता हूं 16 और 18 के मध्य। जैसे कि 16 में 100 कार बिकी है, ठीक है, और फिर 17 में 300 यानी 300 और 100 400, और 18 में भी 300 है यानी 400 और 300 700। अंतर यहाँ पर कितने का और, यानी 200 कारें हैं वो लास्ट वाले 3 वर्षों में ज्यादा बिकी है, तो अंतर आपका 200 ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला सवाल है आपके पास कि यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी या 6 लड़के का क्या मतलब हुआ कि जितना कार्य 3 आदमी कर सकते हैं उतना ही कार्य है सेम कैपेसिटी के साथ में 6 लड़के कर सकते हैं। यानी 3 मैन की जो कार्य करने की क्षमता है वो 6 लड़कों के बराबर है। और कार्य होता कितने दिनों में, 20 दिनों में होता है। यानी ये कार्य है कितना, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई 20, इतना कार्य है। उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के। अब 6 आदमी का क्या मतलब हो गया, 6 आदमी और 8 लड़के हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, दोनों को एक यूनिट मान लेता हूं। जैसे कि 3 आदमी बराबर 6 लड़के हैं, तो 6 आदमी कितने हो जाएंगे, 6 आदमी आप कहेंगे 12 लड़के हो जाएंगे, दुगुना हो जाएगा। 3 आदमी हैं वो 6 लड़कों के बराबर है, 6 आदमी 12 लड़कों के बराबर है। तो टोटल लड़के कितने हो गए सेकेंड केस में, 12 + 8 यानी 20 लड़के। आपको पूछा क्या है, सेकेंड केस में 6 आदमी 8 लड़के हैं, कुल मिलाकर कह सकते हो 20 लड़के ये कार्य कितने दिनों में कर सकते। अब कार्य है कितना, कार्य आप कहेंगे लड़कों के केस में 6 लड़के हैं वो 20 दिनों में कर सकते थे पहले स्थिति में, 6 लड़के 20 दिन में, तो कार्य कितना था, 20 × 6 यूनिट था। अभी ये कार्य कितने दिन में होने वाला है, यदि एक दिन में 20 लड़के कार्य करते हैं तो 20 × डे ज्ञात करना है, तो 20 का भाग देंगे तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 दिन में पूरा होने वाला है। नेक्स्ट आपका 6 आदमी और 8 लड़कों के द्वारा कार्य। अगला सवाल देखते हैं, यदि माध्य 40 है, मानक विचरण 5 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा। तो आपको मीन दे रखा है जो 40 दे रखा है, ठीक है, मीन यहाँ पर 40 है। सेकेंड केस में क्या देख रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है जो कि 5 है, तो एसटी डेविएशन यहाँ पर हो जाता है। और मल्टीप्लाई यदि आप 100 करते हो तो आपको क्या मिलता है, सीवी परसेंटेज में मिलता है। सीवी यानी विचरण गुणांक, इंग्लिश में कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सीवी यहां से आप निकाल सकते हो। एसटी डेविएशन कितना आपको दे रखा है, 5 दे रखा है। मीन 40 दे रखा है, 100 का आप भाग देंगे, सॉरी गुणा करेंगे, तो उस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 का 100 में भाग देंगे तो 12.5% यहाँ पर जो आया है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का परसेंटेज है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो मैथ का पूछा गया है। तो ये एक काफी अच्छा सवाल पूछा गया है। इसको आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, x - y का क्यूब प्लस y - z का क्यूब प्लस z - x का क्यूब। तो जब भी इस प्रकार आप सवाल देख रहे हो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ आ रहा होगा, और ये आ रहा होगा तो आपको पास ये भी फॉर्मूला दिमाग में आया होगा कि -3abc इसके साथ करते तो क्या मिलता है, a प्लस b प्लस c, साथ ही साथ मल्टीप्लाई में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस
सी ए मिलता है। तो इसमें यही खेल करना है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी है वो कितना हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही आप ये पूरा मैं ए मान रहा हूँ, ये बी मान रहा हूँ, ये सी मान रहा हूँ, इन तीनों को ऐड करता हूँ तो क्या मिलता है, एक्स माइनस प्लस एक्स जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा, जेड जीरो हो जाएगा। यानी आप करते हो ए प्लस बी प्लस सी तो आपको जीरो मिल रहा है। इस केस में ये पूरी राशि बराबर में जीरो को संख्या करेंगे जीरो हो जाएगी। कह सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो, माइनस इस साइड आएगा तो 3abc हो जाएगा। तो यहां से जो ये वाला आपका फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, कब बना, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। और यहां से आप लगा सकते हो ए क्यूब क्या है, एक्स माइनस वाई का क्यूब, और बी क्यूब वाई माइनस जेड का क्यूब, सी क्यूब है जेड माइनस एक्स का क्यूब, बराबर है 3abc हो जाएगा। 3 गुणा ए क्या था, एक्स माइनस वाई, बी क्या था, वाई माइनस जेड, सी क्या था, जेड माइनस एक्स है। तो 3 गुणा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक इजी सा सवाल पूछा गया है, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर ये 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती हैं। यानी वो संख्या आपको, यदि आपको इन सभी का एलसीएम निकालते तो क्या है, एक ऐसी संख्या मिलती है जो कि सबसे छोटी संख्या रहेगी, इन चारों का भाग चला जाए पूरा का पूरा, तो उस केस में आपको क्या है, एक फिक्स संख्या मिल जाती है। सवाल दे रखा है ऐसी संख्या जिसमें 3 जोड़ने पर, जैसे ही कोई भी आपको फिक्स संख्या पर मिलने वाली है, यदि आप उसमें से 3 माइनस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपको पूरी शेषफल जीरो नहीं रहेगा, और उसमें 3 दोबारा ऐड करेंगे तभी आपका पूरा भाग चला जाएगा। सवाल बोल रहा है जिसमें 3 जोड़ने पर, तो मैं क्या करूंगा, आंसर में वो संख्या -3 करके ले लूंगा, और बाद में आप 3 ऐड करेंगे तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इनका एलसीएम निकालना है, जो संख्या 4 दे रखी है। एलसीएम के लिए वही आप भाग विधि यूज कर सकते हो। इसमें मैं सबसे पहले किसका भाग दे सकता हूं, जैसे कि 3 का दे देता हूं, यहाँ पर 9 बार चला जाएगा, और 35 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा, 21 में 7 बार चला जाएगा, ठीक है। और इसमें अब मैं 5 का भाग दे देता हूं, 9 में नहीं जाएगा, इसमें 7 बार चला जाएगा, इसमें 5 का, इसमें 7 बार। अब 7 का दे देते हैं तो 9 1 5 1 हो गया। अब सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, 5 और 3 का 15, और 15 और 7 का कितना हो जाएगा, 105। 105 का मैं 45 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से ये पूरा मेरे को मिल जाएगा, जो इसका एलसीएम है 4725। 4725 क्या वो आंसर होगा, नहीं होगा। ऑप्शन में आपको जरूर दे रखा होगा, जैसे कि ये दे रखा है 4725। स्टूडेंट यहीं पर गलती करते, ध्यान रखना है, जब तक पूरा सवाल ना पढ़ो आंसर टिक मत कर देना। जिसमें 3 जोड़ने पर सवाल में दे रखा है, ये संख्या तो आपको कब मिली है, जब डायरेक्टली आप 27, 35, 25 और 21 का इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सवाल बोला 3 जोड़ेंगे तब वो पूरी तरह से भाग होगा। क्या इसमें 3 आपने किसी संख्या में जोड़ा, नहीं जोड़ा है, तो मैं माइनस इसमें 3 कर देता हूं। तो 4722 वो संख्या है जिसमें यदि आप 3 ऐड करते तो आपको 4725 मिलता है, और 4725 वो संख्या है जिसमें 27, 35, 25 और 21 का पूरा भाग चला जाता है। और 3 जोड़ने का बोला तो आपने आंसर जो पूरा इसका एलसीएम है उसमें से 3 माइनस करके ही आंसर लिखना है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी एक रिपीटेड हुआ है सवाल, इससे पहले भी मैं करा चुका हूं। सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करना है, और जैसे 30, 15, 10 जो विमाओं वाला कमरा है उसमें रखा जा सकता है। तो 30, 15, 10 क्या है, ये 3 आप कह सकते हो कि सबसे लंबे खंबे की लंबाई कब मिलेगी, जब आपका जो घनाभ रहेगा, जो कमरा कह सकते हो, उसमें क्या है, जो ये डायगोनल है, विकिरण है, तो सबसे लंबा जो खंबा कह सकते हो, छड़ कह सकते हो, वो विकिरण की लंबाई की इक्वल हो जाएगी। ऐसे डायरेक्टली सबसे लंबा होगा नहीं, जो तिरछा आएगा इस प्रकार विकिरण में वही सबसे लंबा होगा। और जो घनाभ का विकिरण क्या कहता है, जो भी आपको भुजा दे रखी है, तीनों भुजाओं का क्यूब करना है, जो स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, और इसका वर्गमूल ले लेना। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 900 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 225 हो जाएगा, और जो फिर 10 का है तो 100, तो यहां से कितना हो गया 325, 900 यानी 1225 है। अब आपको पता होना चाहिए 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का होता है, तो 35 इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, दिए गए चार्ट में 5 वर्ष 1 से 5 की अवधि के लिए 2 बैंक ए और बी के द्वारा जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई हैं। तो बैंक ए में आप डिपॉजिट करते हो और बैंक बी में डिपॉजिट करते हो, दोनों ही केस में आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। ये 5 वर्ष का डाटा दे रखा है। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख रुपए की राशि को बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किया होता, क्या बोल रहा है, बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किया होगा, मतलब क्या है कि उन्होंने 23 लाख रुपए ए में जमा किया है, वो बोल रहा है बजाय किया होता, इसका मतलब ए में उन्होंने कितना 23 लाख जमा किया है, और किया होता बी में, तो बी में भी बोल रहा है कि 23 लाख यदि जमा करते तो क्या होता,
तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धन पर अंतर कितना है। वर्ष 3 यानी ये वाले वर्ष की बात हो रही है। वर्ष 3 में बैंक ए जो रेट दे रही है वो 8.5% का दे रही है, ए वाला, ये ब्लू वाला, और जो बी दे रही है ऑरेंज वाला वो 10% की इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो मैंने कहा आपको क्या पूछा, धनराशि में कितना अंतर होगा। ठीक है, 3 वर्ष में जो आपको धनराशि मिल रही है उसमें अंतर, तो यहां पर आपको अंतर कितना देख रहा है, 8 और 10 में। ठीक है, 10 और 8.5 और 10 में आप कहेंगे 1.50 का अंतर देख रहा है। तो यही आपको ज्ञात करना था। हालांकि आपको 1.50% में नहीं ज्ञात करना था, धनराशि में अंतर कितना है। तो धनराशि में अंतर कितना है, 1.50% का है। तो 23 लाख है, 23 लाख का 1.50% आपका आंसर आने वाला है। तो 23 लाख का 1.50% के लिए क्या करता हूं, 23 गुणा में लाख कर देता हूं। ठीक है, ये 23 गुणा लाख हो गया, और इसका आप 1.5% निकालते हो, 100 का भाग देते हो, 1 जीरो से ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 था ना, 1 जीरो से 15 हो गया, 2 जीरो यहां पर चले जाएंगे, पीछे रहे 100। अब मैं क्या करता हूं, 15 का 23 से मल्टीप्लाई करता हूं। 15 का 23 के करने के लिए आप 15 का 3 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 45, हासिल गई 4। 15 का 2 से करेंगे तो कितना, 30 और 4 34 हो गया। अब यहां से जीरो कितने, तो आप कहेंगे 2 थे, 3 तो कट गए, एक तो 15 से कट गया क्योंकि 1.5 था, मैंने 15 ले लिया, यहाँ पर 2 जीरो आपके पास बचे हैं। 34,500 रुपए हैं, ये अंतर है। अंतर मतलब ये 1.5% आपके कितना आ रहा है, 34,500 रुपए। आप ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर 3 नंबर 34,500 है। अगला सवाल, 2 पासों को एक साथ फेंका गया है और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया। योग के 12 होने की प्रायिकता क्या है, योग 12 होने की आपको प्रायिकता पूछी है। देखिए पासे में अंक कितने होते हैं, हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 2 पासे, तो दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6 होंगे। सवाल बोल रहा है कि 2 पासे एक साथ आप फेंक रहे हो तो अंकित योग है आपको पास 12 योग आने की संभावना कितनी। यहां पर आप देखते हो कि किन दो संख्याओं का योग 12 होता है, जैसे कि क्या 1 और 6 का योग 12 होता है, नहीं होता। सिर्फ एक ही ऐसी स्थिति बनती है जब दोनों पासों में संख्याओं का योग 12 होता है, वो है 6 और 6 12 होता है। तो पहली बार जो या फिर पहली स्थिति में आपने पासा फेंका, पासा फर्स्ट फेंका है, उस केस में 6 आने की प्रायिकता कितनी है, आप कहेंगे टोटल 6 अंक है, तो 6 यानी 1 अंक आने की प्रायिकता कितनी, 1/6 हो जाती है। सेकंड में भी 1 अंक आने की प्रायिकता कितनी, वो भी 1/6 है, क्योंकि आपको यही 1 अंक चाहिए, इनको ऐड करना है, तो एक ही ऐसी स्थिति बन रही है, तो प्रायिकता यहाँ पर कितनी हो जाती है, 1/36 हो जाती है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछ रहा है कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या। इसके लिए आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि पहली अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद 3, फिर 5, 7। अभाज्य संख्या का क्या मतलब होगा, जिसमें स्वयं या फिर एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। अब 7 हो गया, 7 के बाद 9 अभाज्य नहीं है, 10 भी नहीं, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, तो उसके बाद आपके 15 नहीं है, 16 नहीं, 17 है, 19 है, 21 नहीं है, आपके 23 है, और फिर यहां पर हो जाएगा 29 अभाज्य संख्या है। आपको पूछे कि आप 55 से छोटी आपको चाहिए, ठीक है। 29 के बाद आपकी कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी, फिर आपकी हो जाएगी 31 के बाद यहां पर आने वाली है 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद आने वाली है 47। आपको 55 से पहले पूछा है ना, 47 के बाद 51, 51 के बाद यहाँ पर 51 नहीं, 51 तो भाज्य संख्या हो जाएगी ना, 53 आ जाएगा। आपको 55 से कम कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये आप कर सकते हो इजीली, इसमें क्या है, जोड़ी तो करना है, और इसमें ध्यान क्या रखना कि सबसे पहले तो जो पॉइंट है दशमलव है, दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना है, यही बात आपको ध्यान रखना। बाकी इजीली आप इसको ऐड कर सकते हो। ध्यान क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव आपको रखना ही होगा। दी गई आकृति में x का मान क्या होने वाला है, तो आप देखते हो इसमें कितने कोण बन रहे हैं या फिर कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, यानी जो बहुभुज रहता है, बहुभुज में नंबर यानी आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या कहता है, बहुभुज में आंतरिक कोण का योग n-2 गुणा 180 होता है। यहाँ पर भुजाएं 5 है तो 5 - 2 गुणा 180 करेंगे, यानी 3 गुणा आपको 180 करना है, और यहाँ से हो जाएगा 540 आंतरिक कोणों का योग।
सवाल में आपको कोण कितने दे रखे हैं, पूछा कौन सा, एक्स यानी ये वाला कोण निकालना। ये पूरा कोण सीधी रेखा 180 डिग्री होता है। जब ये कोण आपको मिल जाएगा आंतरिक वाला, उस केस में आप ये निकाल सकते हो 180 में से माइनस करके। और यहाँ पर ये 90 दे रखा है, इस प्रकार सिंबल दे रखा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। आपको पता कौन सा कोण नहीं है, ये पता 115 है। जब एक सीधी रेखा 180 बनाती है, 80 तो ये दे रखा है, तो अंदर वाला कितना होगा, 100 होगा। सीधी रेखा 180 बनाती है, 65 दे रखा है, तो 180 माइनस 65 करेंगे तो ये भी आपके 115 हो जाएगा। और इसको आपको ऐड करना 115 और 115 यानी 230, 230 और 100 330 हो गई, 330 और 90 यानी 420 हो जाएंगी। और फिर आपको 540 में से 420 माइनस करने, तो ये वाला कोण मिल जाएगा। 540 में से 420 आप माइनस करेंगे तो आपको ये वाला कोण कितना मिलेगा, 120 का मिलेगा। आपको ये थोड़ा ही चाहिए, आपको तो ये एक्स चाहिए, तो 180 में से 120 आपको माइनस करना पड़ेगा। उस केस में आपके पास 60 डिग्री का ये एक्स की वैल्यू मिलने वाली है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल है, दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव एक्स में 18 से 30 वर्ष का आयु वर्ग में लैंगिक आधार पर औपचारिक, अनौपचारिक और निरीक्षक की संख्या को दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल, इनफॉर्मल और इलिटरेट के बीच का रेशियो क्या होने वाला है, तो इन तीनों के बीच का अनुपात निकालना है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और जो अशिक्षित है, ठीक है, निरक्षर है। तो सबसे पहले फॉर्मल में बॉयज और गर्ल्स है, इनको टोटल कर दीजिएगा। तो आप यदि 39 और 52 को ऐड करते हैं तो यहाँ से 91 हो जाएगा, 91, 65 और 78, 65 और 78 को करते हैं तो 143 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में आपको 143 मिल गया, ये 91 मिल गया। इसी प्रकार आप ऐड करते हो, किसको है यहाँ पर 143 और ये हो जाएगा आपकी 169, तो यहां से 312 हो जाएगा, ठीक है। तो 312 हो गया। अब इनके मध्य आपको अनुपात निकालना है 91, 143 और 312 का। तो यहां से मैं क्या करता हूं, नीचे ऑप्शन देखता हूं और रेशियो आपको ये निकालना था। और अभी देखिए 91 जैसे ही दिमाग में आया तो आपको पता होगा 91 में किसका भाग देता है, यदि 13 को पहाड़ आपको आ रहा होगा तो 13 का भाग 7 बार जाता है, तो 7 एक तो आने वाला है। तो जैसे ही आप 7 देखते हो 2 तो ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाते हैं। सेकंड आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। अब 143 में भी आपको पता 13 का भाग जा रहा है, इसलिए मैंने 13 से ट्राई कर रहा हूँ। 143 में 13 का भाग चला जाएगा 11 बार, ठीक है। तो क्योंकि 143 में आप 13 का दे रहे हो, 13 का 10 में 130 है, फिर आप ऐड करते हो 13 तो 143 हो जाता है, यानी 11 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर 7, 11 आपको यही ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट ट्राई नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर ही करना है। अगला सवाल देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इनकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में मान लेता हूं ये कोई होगा समद्विबाहु त्रिभुज जिसके आधार है वो 8 सेंटीमीटर है और दे रखा है इसकी समान भुजाओं में से एक 5 है, तो दूसरी भी 5 होगी क्योंकि समान है और समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पूछे क्या, आधार से उसके सम्मुख शीर्ष का, तो ये आधार है, आधार से इसके सम्मुख यानी सामने वाला जो वर्टेक्स शीर्ष है उससे यदि मैं ये आपके हो जाएगा एक लॉन्गिट्यूड यानी सामने वाले शीर्ष से जो मैंने यहाँ पर एक रेखा खींची है वो क्या करेगी, सामने वाले शीर्ष से आधार पर जो रेखा है एक तो ये क्या करेगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सेकंड आधार को बाइसेक्ट करने वाली, दो समान भागों में विभाजित करने वाली है, तो ये 4 में कर देगी। तो ये आप लंब ज्ञात कर सकते हो ना, यहाँ से 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 यानी 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पर आंसर होने वाला। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और इजी सा सवाल पूछा गया है, इसका वर्गमूल निकालना। तो मैं क्या करता हूँ, दशमलव है हटा सकते हो, इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है, इसमें भी एक संख्या, तो ये डायरेक्टली हट जाएगा। 361 बटा 1024। अब आपको पता है 1024 वो 32 का स्क्वायर होता है, तो नीचे तो 32 मिलने वाला, किसी में क्या 32 है, नहीं है, तो डायरेक्टली आपको 361। वैसे इसको आपको यदि पता भी ना होता, आपको नहीं पता कि 361 किसका स्क्वायर है या फिर 1024 किसका स्क्वायर है, उस केस में भी आप कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे वो थोड़ा समझिएगा। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन से करना होता है। तो ऑप्शन में आप क्या देखते हो, क्या 4 का स्क्वायर है उसका इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। 0 है तो इकाई अंक 0 है, 1 है तो इकाई अंक 1 है, 2 है तो यहाँ पर 4 होगा। तो निचली संख्या है, क्या ये 4 आ रही, बिल्कुल। बाकी सब किसी में क्या निचली संख्या में 4 आ रहा, नहीं आ रहा। इसका मतलब डायरेक्टली ये करेक्ट होने वाली है, क्योंकि यहां से इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल क्या होता है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर तो होता है। तो इन सभी का मैंने स्क्वायर निकाला और क्या पाया कि जो नीचे वाली संख्या आ रही है उसका इकाई अंक केवल एक ऑप्शन में ही मैच कर रहा, तो डायरेक्टली इस प्रकार आप ऑप्शन से कर रहे होते हो। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में ऐड करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो सबसे पहले तो इनको योग कर देते हैं। तो आप कहेंगे 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 10 20, 20 और यहाँ पर
20 40 और प्लस यहाँ पर 4 और है, कह सकते हो 44 टोटल योगफल आ रहा है। क्या 44 एक पूर्ण वर्गफल है? नहीं है, उस 44 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 44 को किस इसमें क्या मैं ऐड करूं ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आप कहेंगे 44 के आसपास कौन सी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग होती है? तो 7 का स्कोर करने पर कितना आता है? 49 आता है। 6 का करने पर कितना आता है? 36 आता है। आपको उसके पास में चाहिए तो क्या करेंगे? आप ऐड ही तो करना है, तो 44 प्लस ही करना होगा। 44 के बाद 49 लाने के लिए 44 में कितने ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे। तो 5 ऐड करेंगे ताकि वो 7 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए 9 सही 1/4 किलोग्राम आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए 1 से 1/8 किलोग्राम आटे की आवश्यकता है, तो वो कितने पेड़े बना सकती है? तो इसके लिए आपको क्या है, सबसे इजी मेथड रहता है कि जितने भी आपको दे रखा है क्वांटिटी, जैसे कि 9 सही 1/4 किलोग्राम टोटल आटा है, 9 सही 1/4 किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 9 और 4 का गुणनफल कितना होता है? वैसे इसको योग करना होता है 36 और 1 37, 37/4 किलोग्राम आपके पास आटा है। ठीक है, अब इनमें इस आटे में कितने लोफ यानी पेड़ा बन सकते हैं? प्रत्येक पेड़े, एक पेड़े की जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो 1 से 1/8 किलोग्राम है, एक पेड़े की मात्रा है। तो आपको कितने पेड़े चाहिए? एक पेड़े में 1 से 1/8 का मतलब कितना हो गया? 9/8 किलोग्राम आटा एक पेड़े में लग रहा है। टोटल इतना किलोग्राम आटा है, तो कितने पेड़े बनने वाले? तो इसमें भाग देना आपको 9/8 का। 9/8 का मैं भाग देता हूँ 37/4 में, तो ये उल्टा हो जाएगा 8/9, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहां से आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपके हो जाएगा 74/9। 74/9 में पूरा भाग तो नहीं जाएगा, 8.22 आंसर आना चाहिए। सवाल क्या दे रखा है? निकटतम पूर्ण संख्या। तो 8.22 के पास में कौन सी निकटतम पूर्ण संख्या? तो वो तो 8 होने वाली है। तो डायरेक्टली आप 8 कर सकते हो, या फिर यहां से भी आप कर सकते हो, जैसे कि 9 का 74 में भाग दीजिएगा, निकटतम कितनी बार भाग जा रहा है? 8 बार जाएगा तो 72 आ जाएगा। तो यहां से भी डायरेक्टली 8 ले सकते हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल दे रखा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इस प्रकार आगे बढ़ते हुए cos 179 डिग्री तक, ये सभी गुणा में। ठीक है, अब यहाँ आप क्या कर रहे हो? इन सभी का गुणनफल कर रहे हो। क्या बीच में cos 90 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब जब बीच में cos 90 आने वाला है, cos 90 का मान आपको पता है कितना होता है? 0 होता है। और cos 90 का मान जब 0 होता है, 0 को किसी संख्या से आप गुणा करेंगे तो पूरी संख्या ही आपको, पूरा व्यंजक यहाँ पर 0 ही मिलने वाला है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली आप कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं। इसमें ये आपको चिन्ह चेंज करते हुए इसका आंसर निकालना था। इजीली आप कर सकते थे, क्योंकि प्लस के स्थान पर माइनस देना है, गुणा को प्लस में, माइनस को गुणा में बदलना है और इसको सरल करना था। अगला सवाल देखते हैं जो मैथ का पूछा गया। यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर है वो 24 है, तो संख्या क्या होगी? अब देखिए, एक संख्या आपको पता नहीं है लेकिन दे रखा कि उसका 25%। अब 25% होता कितना? तो आप कहेंगे 1/4 होता है। 25% यानी 25/100 और 1/4 होता है। अब 1/4 का क्या मतलब हो गया कि यदि संख्या 4 रही होगी, मूल संख्या है, यदि एक संख्या है वो 4 रही होगी, तो 4 का 25% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो उसका 25% यानी इस संख्या 4 का 25% बात हो रही है इस 1 की, उसका अंतर 24 है। तो जो 4 का 25% यानी 4 और 1 का अंतर कितना सवाल बता रहा है? 24। यहां पर 4 और 1 का अंतर आप करते तो 3 आता है। तो 3 सवाल बोल रहा है कि 3 24 के इक्वल है, तो 1 है वो 8 के इक्वल हो जाएगा। तो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या आपने 4 मानी, जब 1 की वैल्यू 8 के इक्वल है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 के इक्वल। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा। एक वस्तु को रुपए 138 में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है। 8% की हानि का क्या मतलब है? यदि 100 की वस्तु रही होगी तो उन्होंने कितने में बेचा? 100 से कम बेचा है, 8 रुपए कम में बेचा। 100 का 8% कितना होता है? 8 होता है। तो 100 - 8 करेंगे तो उन्होंने उस वस्तु को 92 में बेचा होगा। ठीक है, लेकिन जो सवाल बोल रहा है कि वो वस्तु को बेच रहे हैं 138 रुपए में, तो अब 92 138 के इक्वल है। 138 में आप 92 का भाग देंगे, पूरा भाग तो नहीं जाएगा, ये 1.5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू इक्वल है 1.5 के। तो यहां आप पूछ क्या रहा है? तो 4% लाभ कमाने के लिए, अब वस्तु आपने मानी थी वो 100 रुपए की होगी और 1 की वैल्यू 1.5 के इक्वल है, तो वस्तु कितने की रही होगी? 1.5 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस केस में वो आपके आ जाएगा 150 रुपए की वस्तु रही होगी। सवाल बोल रहा है 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। अब 150 का आपको कितना लाभ कमाना है? 4% का। तो 150 का 4% आप निकालते हो 4/100, तो ये आ जाएगा 6।
अब 6 वस्तु वो थी 150 की, 4% का लाभ कमाने के लिए आपको 6 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी 156 में बेचना पड़ेगा। या फिर आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हो, 100 की वस्तु थी 92 में बेच रहे हो, आपको 4% लाभ कमाना तो उसको 104 में बेचना था। जब एक की वैल्यू यहाँ पर 1.5 के इक्वल है तो 104 की वैल्यू है वो कितने के इक्वल हो जाएगी, 104 गुणा 1.5 करेंगे तो 104 का आधा कितना होता है, तो यहां से आप भी कर सकते हो, 104/2 करते तो 52 आ जाता है, तो 104 + 52 आपका आंसर हो जाता था, वो भी 156। अगला सवाल देखिएगा, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपए में बेचा है। पहले खिलौने पर 10% का लाभ, दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई, तो कुल कितना लाभ या हानि मिलने वाली है। तो देखिए 990 रुपए में बेचा है प्रत्येक खिलौने को, सवाल बोल रहा है पहले खिलौने पर 10% का लाभ। 10% का क्या मतलब हो जाता है, तो 1/10 होता है। 10% का लाभ हुआ है तो 10 यदि उसका सीपी रहा होगा तो लाभ कितना हुआ, 1 का हुआ है। 10 का 10% कितना, 1 होता है, तो 1 का लाभ हुआ तो कितने में बेचा होगा, तो उन्होंने 11 में बेचा होगा प्रथम केस में। सेकंड केस में 10% की हानि हुई है, वस्तु जब 10 की रही होगी कॉस्ट प्राइस, 10% की हानि हुई है तो 10 का 10% यानी इस 1 की बात हो रही है, तो 1 की हानि हुई, इसका मतलब 1 रुपए कम में बेचा होगा, 9 रुपए में बेचा होगा। अब इसको गुणा करते हैं तो 100 की वस्तु है और 99 में आप बेच रहे हो, उस केस में आपको हानि कितने की हो रही है, आपके यहाँ से 1 रुपए की हानि हो रही है, किस पर हो रही है, 100 पर हो रही है, तो आपका कितना प्रतिशत की हानि हो गई, 1% की हानि है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप डायरेक्टली भी करते हो, यानी 10 यहाँ पर लाभ हो रहा, 10 हानि है तो एवरेज हानि होने वाली है, तो 10 का 10% निकालते हो, उस केस में भी आपका 1% की हानि मिल जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का है, इसमें आपको ऐड करना है cos 12, cos 84, cos 168, cos 96 का मान क्या होगा योगफल करते हुए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, क्या इनमें से किसी भी का योग 90 हो रहा है, 90 तो नहीं हो रहा, तो फिर आपको देखना 180 योग किसका हो रहा है, cos 12 और cos 168 का 180 हो रहा है, cos 84 और cos 96 का भी 180 योग हो रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 12 + cos 168 + cos 84 + cos 96। अब इनका योग 180 हो रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा cos 12 + cos 180 - 12 लिख सकता हूं, 168 को लिख सकता हूं 180 - 12। अब आपको चतुर्थांश का पता होगा, इसमें सभी ASTC जो भी ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यू है वो प्लस में ए में रहने वाली है, यानी ऑल जो वैल्यू है कोसाइन, टेंस, कॉसेक वो सभी आपके पॉजिटिव रहने वाली है। और इस सेकेंड चतुर्थांश में आपकी सिर्फ और सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, इनकी वैल्यू पॉजिटिव में है। और थर्ड चतुर्थांश में आपके टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव में, और इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव में रहने वाली है। तो ये पूरा 180 का कोण बन रहा है सीधी रेखा पर। आप देख सकते हो cos 12, ठीक है, cos 12 को cos 12, cos 180 - 12, 180 - 12 यानी सेकंड चतुर्थांश की बात हो रही है। सेकंड में क्या, केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस की तो नेगेटिव होने वाली है। तो cos 180 - 12 है, 180 में से घटा रहे हो, इसका मतलब एंगल तो यानी कॉस है वो सेम रहने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल है वो भी आपकी यहां से सेम, cos 180 - थीटा होता है cos -cos थीटा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में साइन 180 - थीटा होता है, उस केस में आपको प्लस लेना, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में साइन है वो पॉजिटिव रहता है। तो -cos थीटा, थीटा क्या 12 है, -cos 12, तो यहाँ पर cos 12 -cos 12 हो गया। इसी प्रकार ये मैं करता हूं सेकंड में cos 84 + cos 180 - 84 लिख सकता हूं, आपकी 96 आ जाएगी यहां से। इसको मैं लिख सकता हूं cos 84 प्लस, तो cos 180 - 84 सेकंड इसी चतुर्थांश में बात हो रही है, ये भी आपकी -cos 84 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस और प्लस 0, माइनस और प्लस यहां पर भी आपके 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 0 मिल रही है। अगला सवाल है, संख्या दे रखी है 0.232323 को परिमित संख्या के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो ये 0.23 है, बार बार फ्रीक्वेंट रिपीट हो रहा है, तो 2-3 के ऊपर मैं क्या करता हूं, बार लगा देता हूं। अब जो भी बार वाली संख्या है उसको आप किस प्रकार परिमित संख्या में कन्वर्ट करते हो, डायरेक्ट ट्रिक सभी को पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखिए जैसे कि मैं इसी से बात करता हूं, 0.23 है, सबसे पहले तो आपको जो भी संख्या दे रखी होती है, 0 यदि 1 होता तो 1 अलग करके आप प्लस 0.23 लेते, ठीक है, यानी 1.2323 होता तो इस प्रकार करते, लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट है नहीं, 0.23 है, तो डायरेक्टली मैं जो संख्या दे रखी है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। कितना दिख रहा है आपको, 23 दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे मेरे को क्या लिखना है, नीचे लिखना है कितनी संख्या
के ऊपर बार है उतनी संख्या में 9 आ जाएंगी। तो आप कहेंगे 2 संख्या पर बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा। अब ऐसी कोई संख्या है जिस पर बार नहीं है, यदि होती तो आप 23 में से माइनस कर देते, और ऐसी कितनी संख्या होती उसमें आप 0 भी यहाँ पर नीचे ऐड कर देते। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं, मैं बता देता हूँ किस प्रकार करते, 23/99 हो जाता। मान लेते हैं आपको इस प्रकार संख्या दे रही होती कि 0.1232323, तो 2-3 के ऊपर बार कह सकते हो 0.123। उस केस में आप संख्या क्या करते हैं, एज इट इज पूरी लिख देते हैं। आपको क्या दिख रहा है, 123 दिख रहा है। किस संख्या पर बार नहीं है, आप कहेंगे इस पर बार नहीं है। जिस पर बार नहीं है वो माइनस कर दीजिए, इसमें से रिमूव कर देना है, तो 1 माइनस कर दिया। अब बट्टा में आपको कितने 9 लेने हैं, तो जितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पर बार है उतने 9। 0 कितने लेने हैं, जिस संख्या पर बार नहीं है, आप कहेंगे 1 संख्या पर बार नहीं तो 1 0 लेना है। तो यहां से आपको मिलने वाला है 122/990। उसके बाद आप इसको कट करके सॉल्व कर सकते हो। यदि यहां पर इस प्रकार दे रहा होता कि 2 पॉइंट, ठीक है, 2.1232323, उस केस में आप क्या करते, 2 प्लस करते, 0.12323 इस प्रकार करते, फिर लास्ट में इसमें 2 ऐड कर देते यहां से, और वो आप सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल देखिएगा, अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को है वो 20, अविनाश है मान लेते हैं 20 दिन में, भुवनेश है वो 30 दिन में, और चमन है वो 60 दिन में कर सकते हैं। तो अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो अविनाश को तो 20 दिन लग रहे हैं, लेकिन शर्त क्या है, यदि भुवनेश और चमन भी उसकी हेल्प करते हैं तीसरे दिन, ठीक है, हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। तो सबसे पहले देखते कार्य है कितना यूनिट, एलसीएम 60 आ गया, तो 60 यूनिट टोटल कार्य है। ये 20 दिन में करता तो 1 दिन में कितना करेगा, 3, ये 1 दिन में 2, और सी 1 दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। अब सवाल बोल रहा है अविनाश को, यानी ए की बात हो रही है, उसको कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे। वैसे तो 20 दिन लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन सहायता कर रहे हैं। तो पहले दिन कार्य किया है अविनाश ने, दूसरे दिन भी कार्य किया है अविनाश में, तीसरे दिन भी अविनाश ने कार्य किया, साथ साथ यहाँ पर बी और सी भी इसकी हेल्प की है। तो ए कार्य 1 दिन में कितना करता है, 3 यूनिट करता है, ठीक है। और फिर सेकंड डे भी जो ए ही कार्य कर रहा है, ठीक है, सेकंड डे भी ए कार्य किया है, तो सेकंड डे ने ए कितना किया, 3 किया है। फिर थर्ड डे में ए ने किया, थर्ड डे में भी ए ने 3 किया, साथ ही साथ थर्ड डे में बी और सी ने भी हेल्प की है। तो बी 1 दिन में 2 करता है, सी 1 करता है, तो 2 और 1 ऐड करते हैं। तो आप देखते हो 3 दिनों में कार्य हो कितना रहा है, तो 3 दिन में आपके यहाँ पर कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 यूनिट कार्य हुआ है 3 दिन में, 12 यूनिट हुआ है 3 दिन में। आपको कार्य करना कितना, 60 यूनिट करना है। तो इस प्रकार ये 3 दिन में 3-3 के एक पैर के रूप में ले लीजिएगा। 60 बटा यदि आप 12 करते हो तो कितने ये 3-3 के इस प्रकार बनने वाले हैं, तो आप कहेंगे 12 और 5 बार, तो 5 बार ये इस प्रकार आपको बनाने होंगे। तो 5 बार जब बनाते हो उस केस में कार्य कितना दिन का हो जाएगा, एक बार बनाने में ये 3 दिन का कार्य हो रहा है, क्योंकि 3 दिन में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस प्रकार आपको 5 बार करना है। तो 5 गुणा 3 यानी 15 दिन में टोटल कार्य होने वाला। जब बी और सी यानी भुवनेश और चमन है वो उनकी हर तीसरे दिन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ए बी सी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिएगा। आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ में आमने सामने के जो फलक होते हैं ना, उनका जो पैमाना रहता है वो इक्वल रहता है, कह सकते हो लंबाई चौड़ाई वगैरह वो इक्वल रहती है, ठीक है, यानी बराबर क्षेत्रफल रहता है उनका। तो देखिए आसन, जैसे मैं मान लेता हूं घनाभ की एक भुजा x है, एक y है, एक z हो जाती है, जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कह सकते हो। जब भुजा x और y की बात करता हूं, एक फलक का क्षेत्रफल आ जाएगा। मान लेता हूं इस फलक का क्षेत्रफल a है, पहले वाले का, तो a है, और फलक एक तरीके से आयताकार होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई x गुणा y। सेकेंड फलक में आपके y और z देना है, तो b जो क्षेत्रफल है यहाँ पर दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो b अपने आप में एक क्षेत्रफल है, ये y और z के इक्वल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, ये इनका गुणनफल हो गया। फिर c जो एक तीसरे पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसमें z और x आ रहा होगा, तो x z गुणा x इसका c का हो जाएगा। यहां से आप क्या देख पा रहे हो, पूछा क्या है, आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है, भुजाओं तीनों का आपको गुणनफल करना रहता है, x गुणा y गुणा z करते हो तो आपको आयतन मिल जाता है। क्या इस प्रकार गुणनफल कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूं, इन सभी का गुणनफल कर देता हूं, इन तीनों समीकरणों को आपस में गुणा करता हूं। तीनों समीकरणों को गुणा करूंगा तो इस साइड a गुणा b गुणा c आ जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, 2x है तो एक्स स्क्वायर, 2y y स्क्वायर, 2z z स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूं एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बराबर ABC। या फिर आपको एक्स वाई जेड ही तो ज्ञात करना था, इनका जो आयतन है वो एक्स वाई जेड है, वो ABC का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल को मैं 1/2 घात लिख सकता हूं, बिल्कुल, तो ABC की घात 1/2, ऑप्शन 4 करेक्ट है।
अगला सवाल देखिएगा, एक रेखा चित्र दिया गया है जिसमें ये एंगल आप देख सकते हो, ये वाले, ये एंगल दे रखा है 50, ये दे रखा है 25, ये दे रखा है 30। ज्ञात कौन सा करना है? तो ज्ञात आपको करना है, ज्ञात वाला देख लेते हैं कौन सा पूछा है। AED किसके बराबर है, यानी ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है, AED। तो इसमें आपका एक्सटीरियर एंगल जो बहिष्कोण थ्योरम है वो पता होना चाहिए। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है कि जो बाहरी कोण है ये वाला एक्सटीरियर एंगल है जो विपरीत अंतःकोण के योग के बराबर होगा, यानी ये वाला कोण है इसका और इसके योग के इक्वल होने वाला है। तो आप कहेंगे इसका तो आपको पता नहीं है, तो इसका भी आप बहिष्कोण से लगा सकते हो, ये भी अपने आप में इस त्रिभुज का बहिष्कोण बन जाता है, ठीक है। और इसका जो योग कोण की वैल्यू है वो दूसरे इस वाले त्रिभुज के दोनों जो विपरीत कोण है उनके योग के बराबर है। तो ये वाला 50 है, ये 30 है, नहीं ये वाला 80 हो गया। इस प्रकार ये वाला आपको ज्ञात करना, तो इनका योग कर दीजिएगा 80 और 25 करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 105 डिग्री। तो ये वाला AED हो जाएगा 105 डिग्री। जो बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है, जो भी त्रिभुज में, जैसे कि ये त्रिभुज मान लेता हूं, इसमें एक भुजा को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो यहां से एक जो बहिष्कोण बनता है वो इस वाले और इस वाले, ये वाला एंगल नहीं लेना, विपरीत एंगल है ये वाला और ये वाला, इनको आपस में टोटल करेंगे तो ये आपको मिलने वाला। सेम यहां पर हो रहा है, इसको मैंने ज्ञात किया है इन दोनों का आंतरिक कोण को टोटल करके, और इसको आप ज्ञात कर सकते थे इनको टोटल करके। अगला सवाल देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल है वो 20 दे रखा है और उसका अंतर 2.5 दे रखा है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। जब भी इस प्रकार सवाल आए, वैसे आप इसको करेंगे एक समीकरण बनाकर, दो संख्या में x मानता हूं तो x प्लस वाई बराबर 20 है और इसका अंतर है x माइनस वाई बराबर 2.5। फिर आप इसको ऐड करते 2x बराबर कितना हो जाता है, यानी माइनस करते 20 में से 2.5 करते, माइनस नहीं, यहाँ पर योग ही तो कर रहे थे, योग किया तो 22 से 22 कट गया, 2x हो गया तो ये 22.5 हो जाता। तो 2x बराबर 22.5 है, तो x बराबर कितना हो गया, आप 22.5 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जैसे कि 22 का आधा कितना होता है 11 होता है, 5 का आधा कितना होता है 25 होता है, तो यहाँ से 11.25 आपको मिल गया x की वैल्यू। x की मिल गई तो y निकाल सकते हैं, x बराबर आपको मिल गया 11.25, तो y कितना हो जाएगा, 20 माइनस आप 11.25 करते तो 8.75 है, वो y आ जाता, y की वैल्यू। पूछा क्या, इन संख्याओं का अनुपात है, तो 11.25 रेशियो निकालते 8.75 का, तो यहां से आपको भाग देना था 25 का, ये दशमलव तो हट जाता, 25 का भाग देते या फिर डायरेक्टली 125 का भाग देकर आप 9/7 ला सकते थे। ये तो आपको इस प्रकार x और y का मान ज्ञात करके करना होगा। डायरेक्टली जब इस प्रकार सवाल को करना होता है, एक ट्रिक क्या रहती है कि जो भी दो संख्याओं का योगफल दे रखा है तो करना क्या होता है, संख्याओं का योग, जो अनुपात निकालना है ना, अनुपात होगा संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का अंतर, ठीक है, संख्याओं का अंतर, और अनुपात में लेना है बट्टा में, इसमें जस्ट हो जाएगा संख्याओं का योग माइनस यहाँ पर संख्याओं का अंतर। अब देखिए संख्याओं का योग दे रखा है 20 प्लस संख्याओं का अंतर दे रखा 2.5, ये करते बट्टा में आप क्या करते हैं, अनुपात के लिए संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 20 माइनस संख्याओं का अंतर 2.5। अब 20 प्लस 2.5 कितने हो जाते, तो आप कहेंगे ये हो जाते सेम 22.5, और 20 माइनस 2.5 हो जाते 17.5, तो यही आपको रेशियो मिलने वाला। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, जो 22.5 है या फिर दशमलव हटाया तो 225 में मैं भाग देता हूं 25 का, कितनी बार, 9 बार चला जाएगा, और 175 में 25 का देता हूं तो वो आपके जो ऑप्शन आ रहा है ना 7 बार चला जाएगा। ये 9 और 7 का रेशियो यहां से भी आपको मिल रहा है। डायरेक्टली करते या फिर x और y की वैल्यू निकाल के करते तो भी आप थोड़ा लंबा होता सवाल हो जाता। अगला सवाल देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो उस केस में एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 रुपए, ठीक है। जो भी धनराशि है वो बोल रहा है कि सेकेंड ईयर 2 वर्ष में वो कितनी हो रही है, तो वो हो रही है 1600 रुपए, और थर्ड ईयर तीसरे 3 वर्षों में, यानी 3 वर्षों में वो राशि हो रही है 3 वर्षों में 1700 रुपए। यहां से आप क्या देख पा रहे हो, इससे पहले भी एक से सेम सवाल आया था, यहां से देख पा रहे हो कि 1600 से 1700 हुई है, वो कितने वर्ष में हुई है, वो दोस्तों जो 2 वर्ष में थी उसके बाद तीसरे वर्ष 1700, यानी 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी है, 1 वर्ष में आप कहेंगे 100 रुपए यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। 100 रुपए किस पर बढ़े हैं, 1600 पर बढ़े हैं, तो 100/1600 है, यानी परसेंटेज में यहाँ पर आप बता सकते हो कितनी वृद्धि हुई है। तो 100/16 करते हो तो 6.25 आपको आंसर मिलता है, तो 6.25% की वृद्धि हुई है, जो वार्षिक यहाँ पर काउंट हो रही है, वो भी 1 वर्ष में 6.25% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल देखिएगा, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन ये संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग हैं वो घट गए हैं। तो आप क्या करते हैं उस केस में कि 84,500 लोग आए हैं पहले दिन मेले में और चौथे दिन यहाँ पर 16,900 रह गए, तो घटे कितने, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इस केस में, यदि
इसको ऐसे नहीं करना है, लेकिन ये एक मेथड रहता है डायरेक्टली। आप जैसे ही देखते हो सवाल कि 84,500 है, अभी 16,900 रह गए हैं, तो कितने घटाव कितना हुआ है? घटा हुआ है 67,600 लोग हैं, वो कमी हुई है। यही तो आपको पूछा है कि चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घटे हैं, तो 67,600 लोग घटे हैं। वो किस पर है? ये 84,500 है। यहां से आप निकाल सकते हो कितने प्रतिशत घटे हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट थोड़ी लंबी हो जाएगी इस केस में। आंसर 80 मिलने वाला है, 80% घटे हैं। डायरेक्टली आप कैसे करते हैं कि ये एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए हैं, ठीक है। चौथे दिन ये घटकर 16,900 हो गए। अब 84,500 एक तरीके से 100% लोग यहाँ पर मान सकते हो आए हैं। अब घटाव कितना हुआ? 100 से कितना कम हुआ है? 16,900। अब देखिए जब 84,500 है, ये अपना खुद का कितना था? 84,500 अपना खुद का 100% था। अब ये 16,900 जो संख्या रह गई है 16,900, वो 84,500 का कितना प्रतिशत है? 84,500 का। तो आप गुणा 100 करेंगे और 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। यहां से आप क्या देख पा रहे हो? क्या 1690 दिख रहा है? ये दुगुना तो है 845 का। तो डायरेक्टली इस प्रकार आपकी डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता। यहां से 845 1690 है, 2 बार भाग जा रहा है और फिर भी इसमें एक 0 है तो 20 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो 16,900 है अब वो 20% है। कितना है? 20% है। पहले वो था 100% है, अभी 20% आ गया ये संख्या। तो घटाव कितना होगा? 100 में से 20 माइनस, यानी 80% का यहाँ पर क्या हो गया है? घट चुका है। प्रतिशत लोग घट गए हैं। अब 20 से पहले 100 यानी कितने घटे? 80%। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर आपको सरल करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ब्रैकेट हल कीजिएगा। इसमें ब्रैकेट भी काफी है। तो इस वाले सेक्शन को मैं देखता हूँ, ये छोटा वाला ब्रैकेट है। ब्रैकेट में आप देखना, आपको भाग देना। 16 भाग 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 4 और 2 6, 6 में से 4 गए, पिछले 2, 2 और 3 5, ये वाला पूरा व्यंजक हो गया 5। सेकंड ये वाला व्यंजक देखिएगा, 8 और 7 56 और 1 57, 57 भाग 19 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो +3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाई में है, और ये वाला पूरा बड़ा कोष्टक है। 5 और 3 8, 8 में 4 गए, पिछले 4, प्लस करते हो इसको तो ये आपका प्लस है, होके आ क्या रहा है? 9 और 4 का 36, 36 17 माइनस 36 करते हो तो आपको -15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस नहीं, ये 36 17 19 हो रहा है ना, हाँ -19 हो जाएगा। अब क्या करना है? 5 + 3 गुणा 4 -19 यानी -15 हो गया। और ये कह सकते हो 5 - 45 हो जाएगा, और 5 - 45 यानी -40, इसका आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, परसोत्तम और अंजिलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में कर्म, जैसे कि ये दोनों ही परसोत्तम और अंजिलिका हैं, यहां पर थे, इस वाले स्थान पर थे, ये वाले पॉइंट पे थे। अब विपरीत दिशा में चलते हैं, इस साइड एक दूसरा इस साइड चलते हैं। मैं मान लेता हूं इस साइड परसोत्तम चल रहा है, सेकंड साइड है वो अंजिलिका चल रही है, ठीक है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जो परसोत्तम है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो अंजिलिका है वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो 2.5 घंटे बाद में वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे? तो 2.5 घंटे में परसोत्तम कितना चला होगा? जब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, इसका मतलब 2 घंटे में 60, और फिर आधा घंटा है, आधा में 15 और चल जाएगा। वो 30 का आधा है, नहीं 15 और चल जाएगा। 60 और 15 कितने होते हैं? 75 किलोमीटर। तो 75 किलोमीटर है वो परसोत्तम चला होगा 2.5 घंटे में। इस साइड अंजिलिका भी चल रही है, लेकिन काफी धीमी स्पीड से, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3.5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है। तो 2.5 घंटे में चलने में कितना समय लगेगा? 3.5 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां से हो जाएगा आपके 2.5, ये 8.75 हो जाएगा। तो 8.75 ये लगने वाले हैं किलोमीटर 2.5 घंटे में अंजिलिका चल पाएगी। अब पूछा है कि वे एक दूसरे से कितने दूर है? ये इस साइड से आ गया है 75, ये यहां से आ गई है 8.75, तो इनके मध्य की डिस्टेंस तो ज्ञात करनी है, आपस में कितना दूर है ये। तो सिंपली आप ऐड कर देना, ये 75 है, इस साइड ये 8 है, तो टोटल दूरी ये कितनी हो जाएगी? 75, ये हो जाएगा 83.75। टोटल ऐड करेंगे 75 + 8.75 को। अगला सवाल देखिएगा, 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है, ठीक है। तो उच्चतम औसत घरेलू खर्च और निम्नतम औसत घरेलू खर्च का रेशियो ज्ञात करना है। तो उच्चतम औसत घरेलू खर्च आप ग्राफ में देख पा रहे हो कि कोलकाता के द्वारा हो रहा है, जो कि यहाँ पर है 1,20,000 का, और निम्नतम हो रहा है मुंबई का हो रहा है 1,11,000। आपको रेशियो ज्ञात करना है 1,20,000 का 1,11 से क्या रेशियो है? 4 0 से 4 0 कैंसिल है, 12 और 11 का रेशियो है। ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। काफी इजी सवाल था ये। तो अंतिम सवाल देखिएगा, यहाँ पर एक वेन डायग्राम दे रखा, पूछा क्या है वो देखते हैं
कि दिए गए वेन आरेख में उन चिकित्सकों की यानी डॉक्टर्स की संख्या देखनी है जो सर्जन है। तो कितने डॉक्टर सर्जन है आप कहेंगे ये वाला जो कॉमन है सर्जन और डॉक्टर का है 5 और 4 डॉक्टर है जो डॉक्टर भी है सर्जन भी है। लेकिन दे रहा सवाल कि वो सामान्य चिकित्सक हैं ये वाला पूरा जो सर्कल है वो ऐड नहीं होना चाहिए। तो इस वाले सर्कल में कॉमन ये 4 आ रहा है तो वो क्या है जनरल जो सामान्य चिकित्सक है वो नहीं होना चाहिए, नहीं 4 तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या रह जाएगा पीछे 5 ही तो रहेगा जो कि डॉक्टर और सर्जन दोनों है तो वो 5 लोग हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस सेट में टोटल जो 30 मैथ के सवाल पूछे गए उसका मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता दिया है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ताकि मैं इस सीरीज को और कंटिन्यू रख पाऊं। जितना अच्छा आप रेस्पॉन्स करेंगे मैं जल्दी से जल्दी इसका वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और इसकी पीडीएफ फाइल है वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है 40 शिफ्ट की जिसमें इसकी भी इंक्लूड है। जल्दी आपको नेक्स्ट बाकी बची हुई शिफ्टों की भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिनमें कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और बाकी आप यदि टॉप ट्रेनिंग जीके.in वेबसाइट विजिट करते हो वहां पर भी प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस अवेलेबल है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और टीटीजी के कूपन कोड की सहायता से यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज बाई करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला टेक्स्ट बुक पर वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना। मिलता हूं नए पार्ट के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।